नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। नवदीप टुडे टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं हल्का राय से इनेलो के नेता प्रमोद दहिया, जो यहां से जिला पार्षद भी हैं। आज हम इनसे खास बातचीत करते हुए इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। आप तक इनकी सारी जो खट्टे मीठे अनुभव हैं ज़िंदगी के, वो सब साझा करेंगे। प्रमोद जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप प्रमोद जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपकी जो बचपन की बातें हैं, आपके जो नटखटपने की जो उस टाइम की जो एक उम्र थी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ आपका बचपन बीता, कब आपका जन्म हुआ, और कुछ जो यादें हैं वो हमारे साथ साझा कीजिए इसमें। मेरा नारी गांव है, नारी गांव में ही मेरा जन्म हुआ था और नारी गांव में ही मेरा बचपन बीता। और बड़ा होकर मैं कॉलेज लाइफ आई मेरी, जब जब मैं दिल्ली रहने लग गया था। जब कॉलेज में पढ़ा, जब दिल्ली शिफ्ट हो गया था। तो जब बचपन बीता, जो बचपन के जो प्राइमरी का स्कूल रहा होगा, उस टाइम के यार दोस्त रहे होंगे, तो कुछ यादें उनकी एक बार साझा कीजिएगा कि कहाँ बीता और किस तरह के दोस्त थे, क्या क्या शरारतें आपकी करते थे उस टाइम पे। बचपन में तो सभी बच्चे शरारती होते हैं। ये तो आपको भी पता है, आप भी बचपन रहा है आपका भी, आप भी शरारती रहे होंगे। तो गांव में ही ये बाकनेर स्कूल है, यहाँ से मैंने 5वीं की थी और 10वीं मैंने नरेला एमएल स्कूल से, और फिर कॉलेज मोतीलाल साउथ कैंपस। वहाँ पे जो दोस्त हैं वे जो कॉलेज स्कूल के थे वो आज भी दोस्त हैं मेरे। उनसे मिलना जुलना, व्हाट्सएप ग्रुप में इकट्ठे रहना, एक दूसरे का हालचाल पूछते रहना, वो अभी भी है। ये नहीं है कि स्कूल लाइफ चली गई तो उनका साथ छूट गया, उनके साथ अभी भी टच में है सबके साथ। तो बात की जाए परिवार की, संयुक्त परिवार आपका रहा है, ज्वाइंट फैमिली रही है। परिवार में कौन कौन है और किस तरह से, मतलब किस किस से पोस्ट पे या घर पे कैसे निर्वाह होता है सारा। जो मेरे ताऊ जी हैं वो दिल्ली में एसडीएम रहे हैं, आईएएस दहिया। और मेरे छोटे ताऊ जी हैं वो इसमें डीटीसी में ड्राइवर थे, और मेरे फादर प्रॉपर्टी का काम करते थे। और इकट्ठे ही परिवार था हमारा, अभी भी इकट्ठा ही है, संयुक्त परिवार है। और उन्हीं का आज भी जो एसडीएम साहब हैं, उन्हीं का आदेश हर एक घर में माना जाता है कि उन्होंने जो फाइनल कर दिया वो मान्य है। पर मुझे एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा। 2006-07 के आसपास आपके पिताजी की डेथ हो गई थी। उनके बाद घर में आप दो ही भाई हैं उसमें, और परिवार एकदम से, आपकी भी वो उम्र नहीं थी कि जिम्मेदारी को संभाल पाएँ। तो किस तरह से परिवार को संभाला, किस तरह से मिलके चले? घर को भी संभाला, इलाके को भी संभालना था, जनता की सेवा भी करनी थी। किस तरह से सब चीज़ को मैनेज किया? जो मेरे भाई हैं मेरे से बड़े, प्रवेश दहिया, उन्होंने मेरा हर एक उसमें साथ दिया है। चाहे वो राजनीति हो या पारिवारिक हो या बिजनेस का हो, कुछ भी हो, उसमें मेरा हर एक चीज़ में मदद की है। एक भाई की भी और बाप की भी जिम्मेवारी उन्होंने अपनी समझी है, और उन्होंने मेरी हर एक उसमें मदद की है। मैं घर में, परिवार में आपके में बात की जाए तो कौन कौन सदस्य हैं, और परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक बार आप साझा करिए। मेरी मदर हैं और हम दो ही भाई हैं। वैसे तो एक परिवार है, पर हम दो भाई हैं और दोनों की शादी हुई है। मेरे दो गुड़ियां हैं, जोड़ियां, रिद्धि सिद्धि, और भाई के एक लड़का एक लड़की है, सुहानी और मानवी। आपने एक बात बताई थी ज्वाइंट फैमिली के बारे में कि आज भी आपके जो बड़े ताऊ जी हैं, रिटायर्ड एसडीएम हैं ईश्वर सिंह दहिया, आज भी उनका आदेश सर्वोपरि होता है। तो कहाँ पर कभी ऐसा महसूस हुआ कि पिता का साया सिर पे नहीं है, और ताऊ जी के साथ को बात करने में हिचक भी होती होगी कभी, तो किस तरह की दिक्कतों का एक बार सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं महसूस होने दिया उन्होंने। उन्होंने एक पिता की भी जिम्मेवारी निभाई है, ताऊ जी की भी निभाई है। उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम अलग हो या तुम्हारे पिताजी नहीं है। उनसे एक दोस्त का भी व्यवहार रहा है मेरे ताऊ जी से मेरा, कि मैं उनको हर एक बात शेयर कर लेता हूँ। और उनका भी ऐसा व्यवहार रहा है मेरे साथ कि पूरे परिवार में उनके जो बच्चे हैं ना, उनसे ज़्यादा वो मेरी मानते हैं। कि मैंने ये बोल दिया ना कि ये फाइनल है,
तो वो उसी चीज़ को फाइनल कर देते हैं। तो उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया, परिवार को इकट्ठा रखने के लिए उन्होंने हर एक जिम्मेवारी निभाई। प्रमोद भाई, जिंदगी में जब वक्त गुजरता है तो कुछ चीज़ें हमेशा एक जहन में छा जाती हैं, कुछ यादें ऐसी होती है जो ज़िंदगी में मिटाई नहीं जाती, चाहे वो अच्छी यादें हों या वो खट्टी यादें हों। तो कोई एक सबसे प्यारी बात जो आपको आज तक याद है, जिसको आप कभी नहीं भूलना चाहेंगे ज़िंदगी में, एक ऐसा अनुभव और एक सबसे कड़वा अनुभव, दोनों हमारे साथ एक बार साझा कीजिए। सबसे अच्छा क्या रहा ज़िंदगी में और सबसे बुरा क्या आपने अब तक? सबसे बुरा तो मेरे साथ ये रहा कि जो मेरे फादर एक्सपायर हुए, वो सबसे मेरे लिए ऐसा दिन था, काला दिन, मैं आज भी मानता हूँ उसको, कि वो सबसे बेकार दिन था। मैं बिल्कुल टूट गया था, पर ये सबसे बेकार दिन रहा। और जो मेरे परिवार ने मेरे को संभाला, हमारे मदद की या कुछ भी इकट्ठे लेके चले या पूछताछ वो किया, जो भी है, मैं परिवार को इसका मीठा मानता हूँ कि आज भी मेरा परिवार इकट्ठा है। स्कूल लाइफ से जब आप निकल के कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद एक सपना होता है आंखों में कि मैं आगे इस लाइन में आगे बढ़ूंगा, ये ज़िंदगी में आगे काम करूंगा। राजनीति ही क्यों चुना? क्योंकि जो मेरे ताऊ जी है ना, वो एसडीएम की पोस्ट पे होते हुए साथ में चौटाला साहब के टच में थे। पहले दाऊ देवीलाल के नज़दीकी रहे हैं, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नज़दीकी रहे हैं। बिल्कुल अपने भाई की तरह मानते थे चौटाला साहब, और आज भी उनके टच में ही रहते थे। उन्हीं की प्रेरणा देखते हुए कि वो नौकरी करते थे। और जो मेरे भाई थे, हम 8 भाई हैं चाचा ताऊ के, तो सब गवर्नमेंट जॉब पे थे। एक मैं ये ऐसा था कि जो मैंने गवर्नमेंट जॉब करना पसंद नहीं किया, अपना काम करना पसंद किया। इसलिए मैंने उनकी प्रेरणा, ताऊ जी की प्रेरणा को देखते हुए, और मेरे फादर थे पवन दहिया जो एक्सपायर हो गए थे 2007 में, तो उनकी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आगे बढ़ूं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मोतीलाल कॉलेज में मैंने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था। वो मेरे फादर की इच्छा थी कि मैं आगे फिर डूसू का चुनाव लड़ूं, वो तो बस लड़ नहीं पाए। उनकी इच्छा थी कि मैं आगे बढ़ूं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। आपने भी कॉलेज टाइम से राजनीति की शुरुआत कर दी थी, आज जिला पार्षद बने हैं। तो इनेलो से खास तौर से जुड़ने की वजह और जिला पार्षद का जो चुनाव लड़ा, तो उस वक्त का क्या अनुभव रहा है? पहली बार आपने हल्के का जो चुनाव था वो लड़ा था इसमें? मैंने कॉलेज लाइफ से ही राजनीति शुरू की थी। पहले कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, फिर मैंने कुछ साल अपने क्षेत्र की समस्याएं देखी कि इनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो मेरे को ये था कि पार्षद बन के कुछ तो मैं समस्या इनकी दूर कर सकता हूँ अपने क्षेत्र की। तो मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा था। और गांव ने, और जो मेरे क्षेत्र में गांव आते थे, 18 गांव हैं टोटल, तो सब ने बढ़िया मदद की मेरी, और आज मैं पार्षद जीत के आ सका। प्रमोद भाई, आपका जो गांव है वो दिल्ली बॉर्डर से सटा हुआ गांव है। बेशक हरियाणा का गिनते हैं, पर दिल्ली बॉर्डर के बिल्कुल जैसे क्रॉस होता है आपके गांव की सीमा शुरू हो जाती है। परंतु दुर्भाग्य रहा है, चाहे आप पार्षद रहे, उससे पहले जो भी नेता रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, ये गांव दिल्ली से टच होने के बाद भी आज तक हरियाणा रोडवेज की बस से कनेक्टेड नहीं रहा। रवि दहिया चुना, वो वहाँ पे रेसलिंग जीत के आया, वर्ल्ड में नाम ऊँचा किया उसने, नारी गांव का नाम ऊँचा किया। परंतु अगर खस्ता हाल की बात करें, चाहे सड़कों की देख लें, चाहे गांव की देख लें, हॉस्पिटल की देख लें, बसेस की देख लें, अगर किसी को कुछ बीमारी होती है तो सोनीपत जाते हो या दिल्ली की तरफ भागते हो या रोहतक भागते हो। गांव के आसपास कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है। तो कहाँ कमी रही है? ये ना कमी, हमने एप्लीकेशन भी कई बार लगाई हैं। जैसे अब रवि दहिया आया जीत के, तो मुख्यमंत्री जी हमारे गांव में आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ घोषणाएं की कि हम यहाँ पे स्टेडियम भी बनाएंगे। अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। रोड, हालांकि मुख्यमंत्री जब हमारे गांव में आए ना, वो खस्ता रोड थे, और मैंने जब भी बोला था कि ये रोड टूटे हुए हैं, जब भी 1-2 बार मैंने आवाज़ उठाई थी कि बनेंगे बनेंगे, उस मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आए गांव में और हेलीकॉप्टर से ही चले गए। रोडों की कोई सुध नहीं ली गई। नहीं तो ये होता है कि जहाँ मुख्यमंत्री आता है ना, तो रोडों को पहले बना दिया जाता है। तो हमारे गाँव का रोड ऐसे ही टूटा हुआ था और आज भी टूटा हुआ है। मैं आज भी एससी को एप्लीकेशन दे चुके,
ऊपर परिवहन मंत्री को भी हमने मेल कर चुके, पर ऐसे ही रोड टूटा हुआ है। कहते हैं कि पानी आ रहा है, नाला बनेगा उसके बाद होगा। भाई नाला तो बनेगा, इतना रिपेयर तो कर सकते हैं महकमा, पर कोई रिपेयर की भी वो नहीं है। रवि दहिया जब जीत के आए थे, और मुझे भी याद है मैंने खुद कवर किया था वहाँ पर, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आए थे, हेलीकॉप्टर से चले गए थे, और उनके आने से 3 दिन पहले से गांव में बिजली भी लगातार थी, परंतु वो जैसे हेलीकॉप्टर में बैठ के निकले तब से बिजली भी हेलीकॉप्टर में उनके साथ चली गई। मैंने उसके बाद खबर की थी वहाँ पर जाकर। तो क्या दिखावे की राजनीति या सौतेला व्यवहार गाँव के साथ हो रहा है या इस हल्के के साथ हो रहा है, क्या कहेंगे? आज के टाइम जो बीजेपी और जेजेपी मिलके गठबंधन सरकार है ना, जमा झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। आज तक कोई भी काम किया हो इन्होंने, आज तक कोई काम ऐसा नहीं किया है कि जो हरियाणा के हित में हो। आज तक कोई ऐसा काम नहीं कर पाए हैं सरकार में। आपने जेजेपी पे भी सवाल उठाया है, जेजेपी इनेलो से ही निकली है, आज वो सौतेले हो गए, वो बात एक अलग है। कुछ वक्त पहले तक आप लोग सगे भाइयों में थे, पर अब अलग अलग हो गए, अलग अलग पार्टियां बन गई हैं, तो आज वो दुश्मन की कतार में खड़े नजर आते हैं। ऐसे नजरिया कैसे बदल गया एकदम? मैंने खुद दूषण जी के साथ भी काम किया है और दिग्विजय जी के साथ भी काम किया है, और मैंने उन दोनों के साथ काम करके देखा है। पर जैसे वो झूठ, जेजेपी का मतलब है जमा झूठी पार्टी, वो झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। उन्होंने बोला था 5100 पेंशन हो जाएगी अपनी घोषणा पत्र में, और आज 4800 कुछ की ना पेंशन काटी जा रही है हरियाणा में, कि ये 2 लाख इनकी आय ज्यादा है। जब ताऊ देवीलाल ने पेंशन शुरू की थी ना, तो वो पेंशन उन्होंने आय देख के नहीं की थी, वो 60 साल से ऊपर उम्र की देख के शुरू की थी। कि क्या है हमारे हरियाणा में कि कोई भी पुरानी रीति रिवाज है, कोई बेटी आ गई, बूढ़ा है या बुढ़िया है, उसको किसी के दूसरे की तरफ लखाना ना पड़े, इसलिए उनको मान भत्ता दिया गया था। और आज ये 5100 तो दूर है, वो उनकी पेंशन भी काट रहे हैं कि इनकी पेंशन काटी जाए। तो बात जब आपकी राजनीति की आती है, इनेलो से आपने चुनाव लड़ा था, जिला पार्षद आप चुने गए, उस इलेक्शन के दौरान जो अनुभव रहा गांव के लोगों की, जो आपके जो जिले में जो भी आते हैं गांव, उनकी क्या क्या अपेक्षाएं आपसे थी और कितनी अपेक्षाएं आप पूरा कर पाए हैं? अभी समय पूरा होने जा रहा है, बहुत जल्दी दोबारा चुनाव होंगे। तो समय तो पूरा हो लिया हमारा, जो फरवरी था ना, फरवरी में टाइम पूरा हो लिया, पर सरकार चुनाव नहीं करा रही। दोबारा चुनाव कराएगी तो इनकी हार है, इसलिए निश्चित है ये चुनाव को आगे पोस्टपोन कर रहे हैं, कि करा नहीं रहे, तारीख पे तारीख कर रहे हैं। और मेरा अनुभव ये था कि गांव वालों ने मेरे को जो इच्छा जताई थी कि ये काम होना चाहिए, ये मैंने अधिकतर अपनी ओर से काम पूरे कराने की कोशिश की है। जैसे गांव में चौपाल है, उसकी मरम्मत थी, या एक नई चौपाल थी गांव में। जैसे मेरे नज़दीक गनारा गांव है, उसमें हम जाते थे शमशान में, देखते थे कि शेड नहीं है, शमशान में शेड गिरवाने के काम किया। छतेरा में, माजरा में, खेड़ी गांव में स्टेडियम की 4 दीवारी थी। तो मैंने अपनी तरफ से अधिकतर खरा उतरने की कोशिश की है। हालांकि मैं अपोजिशन में था, मेरे को इतनी ग्रांट मिलती नहीं थी, पर फिर भी मैंने लड़ झगड़ के अपने क्षेत्र के वासियों के लिए मैंने काम किए। मैं इसी बात पे आ रहा था। अभी आप इनेलो से रहे हैं, जो विधायक है वो बीजेपी का है, जो सांसद है वो बीजेपी का, हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, तो कितना संघर्ष रहता होगा? जैसे दिल्ली में केजरीवाल और एमसीडी बीजेपी की है, दिल्ली सरकार है अरविंद केजरीवाल की है, केंद्र फिर बीजेपी का है, यहाँ भी लगड़ झगड़ रहता है। आपके साथ भी कितना यही रहा है सदन में। हम ना इनेलो के सिर पे जो टोटल 23 पार्षद थे सोनीपत जिले के, चेयरमैन तो उन्हीं का था बीजेपी का, और हम 2 पार्षद थे जो इनेलो के थे। तो हमने लड़ झगड़ के ही ग्रांट मिलती थी, वो भी उनको जैसे 50 लाख मिले हैं तो हमें 20 लाख मिलते थे एक ग्रांट के। इनेलो ने आपको मान सम्मान दिया है, शुरुआत से आपको पलकों पे बिठा के रखा है। किन किन पदों पे आप रहे हैं अब तक, जो राजनीतिक जो पद रहे हैं, और अभी भी आपको राय हल्के का युवा का अध्यक्ष चुना गया है, तो इसके अलावा और कौन कौन से पद आपने अभी तक संभाले हैं, जिम्मेदारियां निभाई हैं? शुरू में मैं पार्षद बनने से पहले मेरे को राय हल्के का युवा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद फिर मेरे को जिला का, सोनीपत जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया था, और उसके बाद मेरे को हरियाणा प्रदेश का सह सचिव बनाया गया था। और अब दोबारा अभय चौटाला जी ने
भाई करण चौटाला जी ने, भाई अर्जुन चौटाला जी ने ये जिम्मेवारी दोबारा सौंपी है मेरे को, हल्का अध्यक्ष युवा का बनाया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी इस पे खरा उतरूं, जो उन्होंने मेरे को जिम्मेवारी दी है, तो मैं इसको पूरा अपने उससे निभा सकूं। इनेलो नेता होने के नाते आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी की संयुक्त सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, उप मुख्यमंत्री जेजेपी का है। कल को अगर ये सरकार गिरती है, दोबारा चुनाव होता है, तो क्या इनेलो कांग्रेस से हाथ मिला सकती है? नहीं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिला सकती। हमारी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। हालांकि अब किसानों का मुद्दा था, पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में एक ऐसे अब चौटाला जी हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया था अपने पद से, एमएलए का चुनाव, वो पद का इस्तीफा देके दोबारा चुनाव लड़के, और जब दोबारा विधानसभा में पहुंचे हैं वो पूरे हरियाणा में एक ऐसे, हरियाणा नहीं पूरा देश में मैं बोलता हूँ कि ऐसे नेता अभय चौटाला थे जिन्होंने किसानों के लिए अपनी कुर्बानी दी है। कहते हैं कि जहां दूध दही का खाना वो हमारा हरियाणा। इस बात को प्रभावित करते हुए प्रमोद दहिया अब तक के जनता के बीच में रहे, और उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए लगातार प्रगतिशील भी रहे, उनको निपटाने की कोशिश भी की, परंतु कहीं ना कहीं कुछ वायदे, कुछ बहाने बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल सामने आते हैं। पक्ष विपक्ष की राजनीति, एक दूसरे के ऊपर बातें थोपना, ये तो राजनीति का एक सिक्के के दो पहलू हैं, चलते रहते हैं। परंतु एरिया के विकास के लिए जो इन्होंने प्रगति के लिए अपनी जो योगदान दिया उसको आगे भी देते रहेंगे, चाहे आगे चुनाव में सक्रिय रहें या पर्दे के पीछे से काम करें, परंतु उद्देश्य रहेगा अपने इलाके को जगमगाना और यहाँ की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार से लगातार भिड़ते रहना। ये थे हमारे साथ प्रमोद दहिया, जो सोनीपत के राई हल्के से जिला पार्षद हैं और एक युवा नेता हैं जो इनेलो का युवा अध्यक्ष का पद भी यहाँ से संभाल रहे हैं। जल्दी मिलेंगे हम किसी नए चेहरे के साथ, किसी जनमानस चेहरे के साथ, जो उनके भी जीवन परिचय के बारे में आपके सामने लेके आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवदीप टुडे।